बेटा जी, आपने 9th क्लास में पहली बार बॉन्डिंग पढ़ी थी, जिसमें आपने दो टाइप के बॉन्ड पढ़े थे, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या आपने कभी ये सोचा कि क्या कोई आयनिक बॉन्ड प्योरली आयनिक होता है या क्या कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड प्योरली कोवेलेंट होता है? इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए आपको दो टॉपिकों की जरूरत पड़ती है, जिसमें एक टॉपिक है आपके पास फजान रूल और दूसरा टॉपिक है आपके पास डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट कहाँ से आया? उसी तरीके से कुछ टॉपिक आपके पास ऑर्गेनिक में आते हैं जो बताते हैं कि कुछ फंक्शनल ग्रुप किसी के साथ जुड़ के उसकी एसिडिक नेचर बढ़ा देते हैं, वहीं कुछ फंक्शनल ग्रुप किसी सब्सटेंस की बेसिक नेचर बढ़ा देते हैं। तो इस टाइप से आपके पास कुछ टॉपिक्स आते हैं, पोलैरिटी का टॉपिक आता है भी आपके पास। तो बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें आती हैं जिनका जवाब आज के लेक्चर के बेसिस पर आप दे सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पीरियोडिसिटी का लास्ट टॉपिकों में से एक है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे मिलता जुलता कुछ नाम और सुना है क्या? हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या दोनों सेम है? नहीं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपके पास एक पर्टिकुलर कंपाउंड की टेंडेंसी है, जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके बदले में वो कितनी एनर्जी देगा। बेसिक सी बात है भाई, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी अगर उसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो वहां पर एनर्जी निकलती है। लेकिन जो अपना आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये डिफाइन करता है किसी एलिमेंट की पावर, कि वो जब किसी दूसरे के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितना खींच लेता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो इलेक्ट्रॉन जो दो एटमों के बीच में बॉन्डेड थे, जैसे आपके पास दो एटम है ए बी, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड के हिसाब से एक बॉन्ड यानी कि दो इलेक्ट्रॉन, तो उनके बीच के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में थे। लेकिन मान लो इनमें से एक के अंदर थोड़ा सा ग्रीड जाग जाए, थोड़ा सा लालच जाग जाए, और वो मान लो वो बी है और वो भाई साहब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच ले, तो इसकी टेंडेंसी क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो ये जो टेंडेंसी है किसी एलिमेंट की क्या करने की? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, इसी टेंडेंसी का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेसिक से डेफिनेशन बनेगी, टेंडेंसी या पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है। आपके पास तीन टाइप के एलिमेंट हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। तो सबको पता है मेटल्स क्या है। 10th वाली डेफिनेशन मत बताना, 9th-10th वाली, जिसमें मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर फलाना, मेटल्स आर डिमकाना। नहीं 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 नहीं, हम बेसिक सी बात करेंगे। मेटल्स वो एलिमेंट्स रहेंगे जिनकी रिएक्शन के दौरान आपके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। नॉन मेटल्स वो हैं जिनकी ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन जरूरत से थोड़े से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। वहीं तीसरे क्या है? मेटलॉइड्स। वो रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, डिपेंड करता है रिएक्शन की नेचर पर। तो यहीं से आपके पास एक तीन टर्म्स डिफाइन होंगे। एक आपके पास मेटल्स जिनको आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे नहीं। खींचने वालों के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन किया जाएगा, खींचने वालों के लिए आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन किया जाएगा। बेटा यहाँ पॉजिटिव की बजाय आपके पास बन जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आपके पास वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन देते हैं रिएक्शन के अंदर, खींचते नहीं हैं, अपनी तरफ से दूर सरका देते हैं, दोज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो अपने पास होंगे मेटल्स। वो एलिमेंट जो रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, लेते हैं, वो हो जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे कि नॉन मेटल्स। और मेटलॉइड तो कैसे भी काम कर सकते हैं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर आपको नोट कर लेना चाहिए कि नोबल गैसेस, बेसिक सी बात, ग्रुप 18, वो रिएक्शन के अंदर जाकर ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है, ना रिएक्शन करता है, ना देता है। वो रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन का लेन देन कुछ करता ही नहीं, इसलिए तो इनर्ट बोल रखा है। तो अगर उसके बारे में आपसे पूछा जाए कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बोल दिया मेटल पॉजिटिव है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मेटलॉइड डिफाइन होगा रिएक्शन के दौरान लेगा या देगा। लेकिन नोबल गैस के बारे में क्या कहोगे? तो नोबल गैस, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा क्या डिफाइन की जाएगी? 0। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या डिफाइन की जाएगी? 0। इस पूरे लेक्चर में आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किया जाएगा काई से। काई या चाई, कई जगह पे आप इसका प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं, जाई भी बोल देते हैं इसको, या फिर ईएन। तो ये दो वर्ड्स आपको बुक्स के अंदर अगर मिलते हैं तो उसका सिंपल सा मीनिंग है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी है। डिनोट कैसे किया जाता है? काई से या जाई से या ईएन से। नोबल गैसेस की 0 होती है, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मेटलॉइड डिफाइन किए जाएंगे। अब इसकी यूनिट्स क्या रहेंगी? जैसे
आयनाइजेशन एंथैल्पी, साइज जिसमें एटॉमिक रेडियस आ जाती थी, आपके पास आयनिक रेडियस आ जाती थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबकी कुछ ना कुछ यूनिट्स थी। इसकी भी कुछ यूनिट्स रहती होंगी पीरियोडिसिटी में, बिल्कुल इसकी कोई यूनिट नहीं रहेंगी। वजह ये आपके पास एक मैथमेटिकल नंबर है, एक इंटीग्रल वैल्यू है जो आपने डिफरेंट स्केल से निकाली है। कौन से स्केल? तो कई सारे स्केल्स हैं, लेकिन अपना सिलेबस 3 स्केल्स के बारे में आपसे बात करना चाहेगा, जिसमें सबसे पहला स्केल है मोलिकन स्केल। मोलिकन ने क्या कहा? मोलिकन ने कहा भाई आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की, एम यहाँ मोलिकन को डिफाइन करे बेटा, किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी और उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सिंपल एवरेज रहेगा। एवरेज यही होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। तो आपने दो चीज़ों को जोड़ के, वो दो फैक्टर्स क्या थे? इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बदले में दी जाने वाली एनर्जी की टेंडेंसी, आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उन दोनों का आपके पास सम डिवाइडेड बाय 2। ये था किसका? मोलिकन का स्केल। ध्यान देना यहाँ पर जो वैल्यूज हैं एनर्जी की वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर है। यही स्केल अगर आप किलो जूल या किलो कैलोरीज में करोगे तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को उसमें कन्वर्ट करके वैल्यूज को कर सकते हैं, पर जनरली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। दूसरा पाउलिंग स्केल, सबसे ज़्यादा साइंटिफिक और सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला स्केल आपके पास यही है। पाउलिंग ने क्या कहा? चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉलिंग ने एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं की, पॉलिंग ने बात की चेंज की, कि उसने कहा कि भाई हर एक एलिमेंट जब किसी दूसरे के साथ जुड़ता है, ये बात पे ध्यान दीजिएगा प्लीज नोट बनाते वक्त, जब भी कोई एलिमेंट किसी दूसरे के साथ जुड़ता है तो उसकी नेचर चेंज हो सकती है। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन की मैं बात करूं, फ्लोरीन अगर आपके पास जुड़ा है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, तो भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। फ्लोरीन जुड़ा है किसके साथ? क्लोरीन के साथ, तो भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अगर वो जुड़ता है फ्लोरीन के साथ तो फ्लोरीन उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को जब आप डिफाइन करो ना तो रेफरेंस टर्म है, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसने एग्जैक्ट वैल्यू ना बता के चेंज बताया, उसने बताया जो चेंज है वो कितना रहेगा आपके पास, जाई ए माइनस जाई बी इज इक्वल टू 0.208 स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बोथ दोज एलिमेंट जिनके बीच के आप निकाल रहे हो, माइनस आपके पास बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट 2 और इसका स्क्वायर रूट और इस कंप्लीट का भी स्क्वायर रूट। थोड़ा सा ध्यान से, और यहां पर आपके पास सारी की सारी है जो ई ए बी, ई ए ए, ई बी बी, ये जो वैल्यूज हैं ये सारी किसकी वैल्यूज आपके पास? एनर्जीज की स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं सारी, स्टैंडर्ड यूनिट्स में वैल्यूज हैं सारी। और यहां से उसने बताया कि वर्ल्ड का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन, फॉलोड बाय ऑक्सीजन, फॉलोड बाय नाइट्रोजन और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्लोरीन। मैथमेटिकली वैल्यू निकल के आई फ्लोरीन की 4.0, आपके पास ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन 3.0 एंड अप्रोक्सीमेटली क्लोरीन भी उतना ही था 3.0। याद रखने की बिल्कुल आसान से ट्रिक, इसको तो भूलना ही नहीं है कभी भी। याद रखने की ट्रिक, फोन कल, अरे एक अंबानी वाला फोन है और एक अपना ये रहा केमिस्ट्री वाला फोन कल। सबसे ज्यादा फ्लोरीन फॉलोड बाय ऑक्सीजन फॉलोड बाय नाइट्रोजन नियरली इक्वल टू क्लोरीन। फोन कल आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल हो गया। हमें इन चार की ही जरूरत पड़ेगी, ऑर्गेनिक में हाइड्रोजन और कार्बन की जरूरत पड़ेगी, तब उसके बाद कर लेंगे, कोई इशू नहीं। दूसरी बात, जब इन दोनों चीजों को आपने एक साथ कंपेयर किया तो पता चला यार मोलिकन में थोड़ी सी चेंज ला दो तो मोलिकन स्केल भी एग्जैक्ट बन जाएगा। और वो चेंज क्या लाया गया? मोलिकन स्केल को 2.8 से डिवाइड कर दिया गया। अब इसको 2.8 से डिवाइड करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा IE + EA डिवाइडेड बाय 5.6, और ये दोनों वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर हैं। तो यहां से पॉलिंग के हिसाब से वैल्यूज आ गई और ये वैल्यूज ऑलमोस्ट यही आ रही थी। लास्ट आपके पास एल्रेडोशो ने बताया जाई किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की इक्वल रहेगी 0.359 डिवाइडेड बाई r², r रेडियस आपके पास, मल्टीप्लाइड बाई z इफेक्टिव। z इफेक्टिव सबको पता ही है, z इफेक्टिव क्या लिखे होते बेटा आपके पास, z एटॉमिक नंबर माइनस में सिग्मा, वहीं सिग्मा के आपके पास शील्डिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, प्लस 0.744। यहां पर जो कोवेलेंट रेडियस है बेटा जी, वो कोवेलेंट रेडियस आपके पास एंगस्ट्रॉम में दी जाएगी। एक बार इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। अब बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। तो 4 फैक्टर्स हैं बेटा जी। सबसे पहले आपके पास न्यूक्लियर पावर, ऑब्वियसली बात है, सारे पंगे की जड़ ही आपको सबको पता है बचपन से ही, बचपन मतलब स्टार्टिंग से ही, कौन है? न्यूक्लियस।
तो सबसे पहले जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर पावर, दूसरा साइज, तीसरा ऑक्सीडेशन स्टेट और लास्ट में हाइब्रिडाइजेशन। 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू वेरी करती है। तो सबसे पहले वाले फैक्टर के ऊपर आते हैं। सबसे पहले वाला फैक्टर है जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर पावर। अब आप ही देखो, जैसे जैसे न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी, कोई 2 एलिमेंट ले लो आप, कोई भी हाइपोथेटिकल, एक ले लिया ए, एक ले लिया बी, इसमें जेड इफेक्टिव है आपके पास मान लो 4.5, इसमें जेड इफेक्टिव की वैल्यू बेटा आपके पास 3। जस्ट इमेजिन, मतलब इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हाइयर है इसके मुकाबले में। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को जब भी किसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसकी पावर ज़्यादा है, जहाँ चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव वाली ज़्यादा है, तो इसकी खींचने की टेंडेंसी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ सरकाने की टेंडेंसी, एक लोकल लेमन में कहूँ तो सरकाइंग इफेक्ट है, सरकाना ही तो है। तो इसकी पावर ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा सरकाएगा। तो जैसे जैसे जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी। दूसरा साइज, ये तो क्लियर है। देखो एक सिंपल सा डायग्राम, एक बार आपके पास कोई भी एलिमेंट में सिर्फ आप इसको देखो, सिर्फ एक शेल हो, दूसरी बार आपके पास 3 शेल हो, उसको दूसरे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये कोई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जिसके साथ कोई एक एलिमेंट, ये फिर से मान लो आपके पास x है, ये मान लिया आपके पास y है, x और y बॉन्डेड है, और ये है आपके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो इनके बिल्कुल y एलिमेंट का इधर है, कहीं यहीं पे कहीं y बैठा है, यहाँ पे x है, उनके बिल्कुल बीचों बीच में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। अब एक तो इसका साइज होता है सिर्फ इतना, तो भाई आपके पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन खींच के तो यहाँ था, बॉन्डिंग तो यहाँ से बनती। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अगर ये वाली शेल होती, ये वाली शेल आपके पास ना होती, इसको आप डॉटेड मान लो, ये नहीं है, तो ये वाली शेल खींचती इलेक्ट्रॉन को, तो ये ज़्यादा पास में थी न्यूक्लियस के तो ज़्यादा खींचती। लेकिन जैसे ही आपके पास गई शेल नंबर 3, अब ये ज़्यादा बाहर की तरफ होगी, न्यूक्लियस की पावर साइज बढ़ता तो हमेशा घटती है, घटेगी तो अब इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएगा, कम खींच पाएगा। तो सेम वही चीज़ है, जैसे जैसे आपके पास साइज बढ़ता जाएगा, दिख भी रहा होगा आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचना हो, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को यहाँ से खींचना हो, कहाँ आसान रहेगा खींचना, ऑब्वियस है यहाँ पर, क्योंकि साइज छोटा है ना, पास में है, पास में तो आराम से खींच लेगा। तो साइज भी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू घटती जाएगी। तीसरा फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट तो 2 ही होती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब जैसे जैसे एलिमेंट की पॉजिटिव चार्जेस बढ़ते जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया एलिमेंट, आपके पास कोई भी पी एलिमेंट है, एक बार वो स्टेट में 2 में है, एक बार 3 में और एक बार 4 में है। जैसे जैसे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पी की बढ़ती जा रही, 2 से 3, 3 से 4, आपने पता ही है कैटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है, और जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ता है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज होने के साथ साथ में साइज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता जाता है। सो एज वी ऑल नो, with increase in size, with increase in charge, size decreases. So जैसे जैसे आपके पास चार्ज बढ़ेगा साइज घटता है, तो साइज घटते हमें पता है किसकी पावर ज़्यादा बढ़ जाती है, न्यूक्लियस की, जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा, खींचिंग इफेक्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाई। दूसरा आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट में नेगेटिव, नेगेटिव में आपको पता है क्या, द साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द पेरेंट एटम। और जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा, एज सून एज चार्ज इंक्रीजेस, इन केस ऑफ अनायंस देयर साइज इंक्रीजेस मोर द साइज। अभी बात हुई है अपनी, जितना साइज बड़ा होगा आपके पास अनायन के केस में, उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। तीसरा फैक्टर के बाद लास्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन। आप 4th चैप्टर में इसको देख चुके होंगे या देख रहे होंगे। हाइब्रिडाइजेशन है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल तो पता ही, जो बॉन्डिंग से पहले आपके पास इंटरमिक्स होते हैं, जिसमें आपके पास है S और P मिक्स हो जाते हैं तो बनता है sp, S और 2 P मिक्स हो जाते हैं तो बनता है sp2, एक S और 3 P इंटरमिक्स होते हैं तो बनता है sp3। ऐसे ही P तो 3 ही होते हैं, अगर और भी आपको मिक्स करने हैं तो एक S से 3 P और फिर D आ जाता है, फिर 2 D आ जाते हैं, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होती है। लेकिन ध्यान से समझो, जैसे जैसे आपके पास हाइब्रिडाइजेशन में sp से sp2, sp3 एंड सो ऑन बढ़ती जाती है, आपके पास यहाँ पर 2 ही ऑर्बिटल थे, एक s और एक p, और कॉन्टिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें s की पार्टनरशिप कितनी थी, 2 ही हैं भाई बंदे, तो एक की पार्टनरशिप कितनी होगी 50, दूसरे की कितनी होगी 50, क्योंकि इंटरमिक्सिंग इक्वल होती है। यहाँ पर एक S और यहाँ पे साथ में कितने 2p, तो अब की बार इसकी पार्टनरशिप घट गई, क्योंकि अब की बार 3 हो गए ना साझेदार, तो इसकी पार्टनरशिप कितनी रहेगी 33, और इसमें कितनी रह जाएगी, ऑब्वियस है 4 हैं तो 25। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे फर्दर ऑर्बिटल्स p के या d के ऐड होते जाएंगे, आपके पास s का अमाउंट घटता जाएगा।
और s का अमाउंट घटता है तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर्टिकुलर एलिमेंट्स की घटती जाती है। मतलब अगर मैं आपको कहूँ, एक एग्जांपल दिया आपके पास CH3 दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 और तीसरा दे रहा हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर ये कार्बन जो है, ये दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये दोनों कार्बन sp2 हैं और ये कार्बन भाई साहब sp है। तो ये दोनों कार्बनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम रहेगी एज पर दिस रूल। क्यों? s कैरेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। इनकी दोनों कार्बनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम रहेगी क्योंकि ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और s कैरेक्टर कम तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम। ठीक है जी। और s कैरेक्टर से फर्क क्यों पड़ा? s आपके पास वो ऑर्बिटल है जो हमेशा सबसे पहले आता है। सबसे पहले आएगा तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर मैक्सिमम, इसकी आपके पास न्यूक्लियस के पास डिस्टेंस मिनिमम। दोनों फैक्टर क्या करते हैं, यहाँ पे रहने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा खींचते हैं और ज़्यादा खींचते हैं तो हमें तो इलेक्ट्रॉन को खिंचवा के ही अंदर लेके आना है, ज़्यादा अंदर अपनी तरफ सरकाना है, उसी को तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। तो s की वजह से ही फर्क क्यों पड़ा? क्योंकि s वो ऑर्बिटल है जो न्यूक्लियस के सबसे पास में आता है, जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर मैक्सिमम है। इसलिए s ज़्यादा होना चाहिए अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की ज़्यादा करनी है। तो जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन घटती जाएगी s कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। घटती जाएगी मतलब कम से कम ऑर्बिटल मिक्स होंगे। यहाँ 4 ऑर्बिटल मिक्स हैं, यहाँ 2 ही हैं। तो जैसे ही आपके पास s का अमाउंट बढ़ेगा किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में कोवलेंट बॉन्डिंग के दौरान, उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये 4 फैक्टर थे, होपफुली समझ में आ गए होंगे। और अगर ये समझ में आ गए तो ये तो आपके लिए बहुत आसान सी चीज़ है। क्या? ट्रेंड्स। ट्रेंड जैसे कि आपने बाकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में देखे हैं, आपके पास अलोंग द पीरियड और आपके पास इन दी ग्रुप्स। तो अलोंग द पीरियड जब आप लेफ्ट टू राइट घूमते हैं, आप जाते हैं, जैसे कि आपके पास नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से फ्लोरीन की तरफ गए या आगे की तरफ गए, तो आपको सबको पता ही है साइज घटता है, न्यूक्लियर पावर बढ़ती है। और अभी हमने कहा साइज का घटना और न्यूक्लियर पावर का बढ़ना दोनों ही फैक्टर आपके लिए फेवरेबल हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। तो हेंस मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एज द साइज डिक्रीजेज एंड z इफेक्टिव इंक्रीजेज, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इंक्रीजेज। सेकेंडली ग्रुप के अंदर राइट, मूविंग डाउन द ग्रुप आना आपकी बार। जैसे आपके पास ग्रुप 16 में ऑक्सीजन सल्फर और टेल्यूरियम, ग्रुप 17, ग्रुप 15, ये कुछ एग्जाम्पल ही है। तो यहाँ पर क्या होगा आपको पता ही है, इसके अंदर तो 2 शेल हैं, इसके अंदर 3 है और इसके अंदर 4 हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाएंगी, शेल बढ़ी तो साइज भी ऑब्वियस है बढ़ गया, वेरी गुड। और सेल का बढ़ना या आपके पास साइज का बढ़ना क्या इंप्लीमेंट करता है भाई? साइज बढ़ गया तो जेड इफेक्ट ऑटोमेटिक घटेगा ही। और ये दोनों ही फैक्टर फेवरेबल नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप जाते जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी, एग्जांपल आपके सामने है। और जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। हाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे गैलियम और जर्मेनियम में वो एक्सेप्शन है, होना जो चाहिए था उसका अपोजिट होता है। ऐसे ही जहाँ पर एफ ब्लॉक आता है वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, बट फिलहाल बेसिक ट्रेंड यही है और आप इसको थोड़ा से ध्यान से देख लीजिए। और अब बात करते हैं इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो है इसकी एप्लीकेशन, जहाँ से सबसे ज़्यादा आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले एप्लीकेशन है इसकी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। सबको पता है, शुरुआत में ही हमने लेक्चर की बात की थी, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब वो देने की टेंडेंसी रखते हैं। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो खींचने की टेंडेंसी अपनी तरफ ज़्यादा रखते हैं। तो आपके पास जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी मीन्स नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी। सीधी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींचने की टेंडेंसी है ना, ज़्यादा खींचे नॉन मेटल है, कम खींचे वीक नॉन मेटल है। और खींचे ही नहीं, उल्टा अपनी तरफ से दूसरे की तरफ सरका दे तो आप यू कैन ईजिली प्रोडिक्ट कि ये तो मेटल है। तो आपके पास यही चीज़ पहले पॉइंट में बता रखी है। सेकेंड पॉइंट, नेचर ऑफ बॉन्ड। यहाँ पर आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर क्रिएट हुई है, जो प्रोड्यूस हुई है, वो है आपके पास डाइपोल। डाइपोल नाम ही है जिसके अंदर 2 पोल हैं, 2 मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कैसे? मान लो नेचुरली ए और बी के बीच में बॉन्ड है और ये इलेक्ट्रॉन कोवेलेंटली बॉन्डेड है। इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर है तो ये बिल्कुल दोनों के म्यूचुअल शेयर है, 50 तेरे 50 मेरे, तो बिल्कुल बीचों बीच होने चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ इसकी टेंडेंसी मान लिया ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन सरक की थोड़ा सा इसकी तरफ चले जाएंगे। अब
जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली किसी के ऊपर जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो हम कहते थे नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन जब उस किसी के ऊपर वो पार्शली जाते हैं, सिर्फ सरक के गए हैं, इसके हुए नहीं है, अब भी दोनों के ही हैं, बस इसकी तरफ थोड़े से ज़्यादा सरक गए हैं, तो इसकी वजह से ये जो पार्शियल शिफ्टिंग है उसकी वजह से जो चार्ज डेवलप होंगे वो भी पार्शियल ही होंगे। सो जिसकी तरफ जाएंगे वो कॉमन बात है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है, जिसके ऊपर जाएंगे उसको नेगेटिव बनाएंगे, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, तो चार्ज डेवलप हो जाएंगे। अरे कोवलेंट बॉन्ड तो म्यूचुअल शेयरिंग से बना था, 50-50 शेयरिंग थी, तो इसमें अमीरी और गरीबी, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव मतलब गरीब है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मतलब डेफिशिएंट, सॉरी रिच, लेकिन इसने वो रिचनेस और डेफिशिएंसी क्रिएट करा दी, बेशक पार्शियली कराई हो। तो आपके पास नेचर ऑफ जो बॉन्ड है उसके अंदर पहला पॉइंट कि भाई आपके कोवलेंट कंपाउंड के अंदर भी आयनिक कैरेक्टर हो सकता है, जो किसने डिफाइन किया? डायपोल मोमेंट ने। डायपोल मोमेंट इसी ये जो डायपोल क्रिएट हुए उसका मैथमेटिकल एक्सटेंट है, जो किसके इक्वल है? चार्ज डेवलप्ड। क्यों? कौन सा? ये वाला, ये वाला? अरे मैग्नीट्यूड है ये, आप कोई भी ले लो, इसीलिए मोड लगाते हैं इसमें भी। तो आपके पास चार्ज कोई भी ले लो, चाहे वो ले या वो, जो डेवलप होगा, जितना इस पे डेवलप होगा एग्जैक्ट उस पर इतना भी आएगा, क्योंकि उसके इतने सरक के उसके पास गए हैं ना भाई इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस ही बात है आपके पास Q का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा दोनों में। D क्या है? इन दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ। तो आपके पास डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के गैप की वजह से, जैसे अभी बात हुई कि भी किसी कोवलेंट कंपाउंड के अंदर आयनिक नेचर डेवलप हो गई है, कितनी हो गई है कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपके पास एक छोटा सा एक जनरलाइज्ड हमने एक टेबल बना रखी, जिससे क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर जब खोलोगे तो आपको मिलेंगे। क्या? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेल्टा का मतलब सबको पता है चेंज, अगर 0 है तो कंपाउंड प्योरली कोवलेंट है, 0.8 तक भी है तो भी वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब उसके अंदर चार्ज कंप्लीटली डेवलप अच्छे खासे नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे 0.9 से 1.6 के आसपास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप आ जाएगा तो आप कहोगे भाई इस कंपाउंड के अंदर अच्छी खासी पोलैरिटी आ गई है, अच्छा खासा आयनिक कैरेक्टर आ गया है और ये कंपाउंड पोलर कोवेलेंट हो गया है। जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप आएगा 1.7, तो एक कंपाउंड एग्जैक्ट 50% आयनिक और 50% हो जाएगा कोवेलेंट। और 1.8 और अबव से अगर ऊपर आ गया तो भाई आप उस कंपाउंड को कहोगे तो आयनिक है जी, ये कोवेलेंट ही नहीं है। अगर दो कंपाउंड के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप 1.8 से ज़्यादा है तो उसको तो डिफाइन ही कर देते हैं कि आयनिक होना चाहिए। तो ये चीज़ें बनाई दो, ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये आपके पास कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में जब आप सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर्स तो वहाँ आपको ये चीज़ मिलेगी, हेल्प करेगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ और हो सकता है आपको यहाँ पे 1.7 की बजाय 1.65 मिले, कुछ बुक्स में 1.65 भी है, तो आप देख लीजिएगा, गलत वो भी नहीं है, मैंने 1.7 को रेफरेंस माना है। दूसरा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना आया, ये तो पता चल गया कि यहाँ पे 1.50 था भाई 1.7 पे, लेकिन 1.7 1.4 आ गया, 1.4 पे कितना है? तो उसको डिफाइन करने के लिए भी हेनरी और स्मिथ ने एक फॉर्मूला दिया था, क्या? 16 इंटू डेल्टा EN, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का स्क्वायर। यहाँ से जो वैल्यू आती है वो आती है परसेंटेज, किसी दो कंपाउंड के बीच में कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है। तो मान लो 1.4 है तो 16 इंटू 1.4 प्लस 3.5 इंटू 1.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ऑब्वियसली बात 100, तो वो जो भी आएगा आपके पास या जो भी है वो ऑब्वियसली क्या है आपके पास परसेंटेज आई है आयनिक कैरेक्टर की। नेक्स्ट है नेचर ऑफ हाइड्राइड। नेचर ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड क्या है? बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कौन से होते हैं? जहां पर दो चीजें जुड़ी होती हैं, तो हाइड्राइड कहती है एक तो उसके अंदर है हाइड्रोजन, दूसरा आइटम क्या है? दूसरा आइटम भाई आपके पास मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, या आपके पास मेटलॉइड। तो इनकी नेचर कैसी है? एसिडिक है या बेसिक है? किस तरीके से उनके ट्रेंड बनते हैं? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, आपके पास जैसे CH4, अमोनिया या हेलोजेनिक एसिड HF, HCl, HBr, HI या पानी, ये चीज़ें हैं, इनकी क्या नेचर है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप में। ग्रुप में क्या होता है बेटा आपके पास? डाउन द ग्रुप आते हो, डाउन द ग्रुप आते हो तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो जो भी सेंट्रल मेटल होगा या सेंट्रल एटम होगा, कोई भी हो सकता है, जैसे एक बार आपके पास आ गया HF, एक बार आ गया आपके पास HCl, एक बार आ गया आपके पास HBr और एक बार आ गया HI। इसका साइज छोटा है, सबको पता है इस चीज़ का, ठीक है जी। और आपके पास जो HCl है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, HI का साइज तो इनमें सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर आपके पास बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगी, और कई बार आपको क्लास में भी समझाया है, वैसे भी बताया साइज के टाइम पे भी, लंबी लकड़ी यानी लंबे बॉन्ड को तोड़ना आसान है, तो यहाँ पे बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा क्योंकि साइज बड़ा है।
तो जल्दी टूटेगा तो H ज़्यादा जल्दी निकलेगा भाई, H ज़्यादा जल्दी निकला तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। तो डाउन द ग्रुप किसी में भी आ जाओ, HF, HCl, HBr, या पानी वाले में आ जाओ, H2O, H2S, H2SC, H2TE, किसी में भी आ जाओ, डाउन द ग्रुप जाते तो साइज बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, जल्दी से टूट के H पॉजिटिव दे देता है, तो एसिडिक करेक्टर घटता है। इसको आप उल्टा भी सोच सकते हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो उल्टा भी देगा, बिल्कुल देगा भाई। डाउन द ग्रुप एसिडिक करेक्टर बढ़ा है तो अप जाओगे तो बेसिक करेक्टर आपके पास बढ़ेगा, वैसी बात है। या डाउन द ग्रुप जाओगे तो एसिडिक करेक्टर बढ़ा है तो बेसिक करेक्टर घटेगा। तो ऐसे भी आपसे अगर वो घुमा फिरा के पूछे, पीएच के साथ इसको रिलेट करे, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज ना हो। वहीं अगर मैं पीरियड की बात करूं तो पीरियड में तो सबको पता है लेफ्ट से राइट की बात होती, लेफ्ट से राइट की बात होती तो हमको सबको पता है, अभी बात की है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या होता है, ये रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने, क्योंकि हाइड्रोजन तो फिक्स कर रखा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी आयनिक का कैरेक्टर बढ़ेगा। आयंस की क्या खासियत है, पानी में टूट जाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग पहला लेक्चर, पानी में टूटते ही क्या देंगे, कैटायन और एनायन। कैटायन क्या है, H पॉजिटिव, जितना ज़्यादा आयनिक का कैरेक्टर उतना ज़्यादा H पॉजिटिव, मतलब चीज़ उतनी ही ज़्यादा एसिडिक। ट्रेंड देख लो, अमोनिया सबको पता है बेस है, लेकिन H2O न्यूट्रल है, और HF, अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप बढ़ रहा है, ये कितना है, पिछले वीडियो में तो था, पिछले वाले पेज पे तो था ही 3, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, गैप बढ़ता जा रहा है, गैप बढ़ता जा रहा है, तो आपके पास एसिडिक का कैरेक्टर भी बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा जल्दी H मिलेगा। वहीं पे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, वो एसिडिक होंगे या कैसे होंगे, क्यों होंगे, उसके ऊपर तो कहा गया कि जैसे जैसे सेंट्रल एटम, मतलब एक तो ऑक्सीजन होगी, ये भी बाइनरी कंपाउंड है, और जो ऑक्साइड की नेचर होगी डिट्टो सेम हाइड्रोक्साइड की नेचर रहेगी, तो टेंशन लेनी ही नहीं है। तो हमें सिर्फ ऑक्साइड को समझना है, ऑक्साइड क्या है, बाइनरी कंपाउंड, पिछली बार हाइड्रोजन थी, अब की बार ऑक्सीजन है। तो यही बात है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी सेंट्रल एटम की, एसिडिक का कैरेक्टर जो है ऑक्साइड की वो भी बढ़ती जाएगी। ऑब्वियस ये चीज़ है, एग्जाम्पल पे देख लो, Ni2O, Mg2O, Al2O, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो आपके पास ये जो ऑक्साइड्स हैं इनका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता जाता है। मतलब अगर आप उल्टा करोगे तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो भी आपकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब ये बेसिक है, सबको पता है मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। यही चीज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव ने बताई क्यों होते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम खींचे गए हैं, ज़्यादा खींचे गए हैं, यहाँ पर कम खींचे गए हैं। तो जैसे जैसे सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की बढ़ती जाएगी, आपके पास एसिडिक कैरेक्टर, मतलब उस सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। तो ये था आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसमें एप्लीकेशन भी थी। ये जो ट्रेंड्स हैं ये प्रीवियस ईयर से उठाए हैं, ये कुछ जो आपके पास टेबल है ये भी प्रीवियस ईयर से उठाई हुई है। तो कुछ प्रीवियस ईयर्स, कुछ आपके पास बोर्ड की किताबों के फैक्ट्स हैं, होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी। प्लीज़ इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं और इसके प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। थैंक यू।